ध्यान है सबका? जोश है? हाउ इज द जोश? शाबाश, मतलब आज खा पी के आए मस्त है, जोश है, सही है बेटा। चलो बेटा ध्यान दो, इससे लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया अयस्कों का सांद्रीकरण, मतलब जो अयस्क होते हैं उनका सांद्रीकरण कैसे करते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है। तो हमने देखा कि उसमें हम 4 पद्धतियां देखे थे, ठीक है। तो पहली पद्धति में क्या देखे थे? गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति। गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति से अयस्कों का सांद्रीकरण कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। इसमें भी देखो गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति के भी 2 प्रकार थे। पहला प्रकार था विफली टेबल पृथक्करण पद्धति और दूसरा प्रकार था जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। इसके बाद में बेटा जो अपना दूसरी पद्धति थी उसका नाम था चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, कि चुंबकीय पृथक्करण पद्धति से कैसे अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। इसके बाद में तीसरा पद्धति कौन सी थी बेटा? फैन उत्प्लावन पद्धति, कि फैन उत्प्लावन पद्धति की सहायता से कैसे अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाता है। इसके बाद में चौथी थी निक्षालन, कि निक्षालन से कैसे अयस्कों का सांद्रीकरण करते हैं, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं वो सबको समझा होगा और सब पढ़ के आए हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। अब आगे अपना टॉपिक है, देखो इससे पहले एक आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं बेटा। क्या क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे, क्या पूछा बेटा? ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रॉनिक परिभाषाएं लिखो, मतलब आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा पूछ रहा है ना, और अपचयन की परिभाषा पूछ रहा है बेटा। इससे पहले भी आप ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा पढ़ चुके हो कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिकारक होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और उनमें जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर आपको क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक। क्या पूछा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बतानी है आपको। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आपको बतानी है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण की। किसकी? ऑक्सीकरण की। धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती है और धनायन बन जाती है, ठीक है। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणायन बन जाती है। और धातुएं और अधातुएं दोनों क्रिया करके, इलेक्ट्रॉन दान करके और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अधातुएं और एक यौगिक बनाती है जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्या हो गया आपका? धातु हो गया, और क्लोराइड क्या हो गया? अधातु हो गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दान किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बना? NaCl बना। तो NaCl क्या हो गया? आयनिक यौगिक हो गया। वो मैंने आपको बताया था ना। तो वही बात है, देखो बेटा ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी कि धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन दान करती है मतलब वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए देखो बेटा, जैसे सोडियम है, क्या है बेटा? ये सोडियम, सोडियम है, इसने बेटा इलेक्ट्रॉन दान किया। क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन दान किया और ये धनायन बन गया। क्या बन गया? धनायन बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात करते हैं बेटा अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है बेटा। इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, उदाहरण के लिए क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये ऋणायन बन गया। क्या बन गया बेटा? ऋणायन बन गया। इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। मतलब यहाँ अपचयन हुआ है और यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है। मतलब धातुएं इलेक्ट्रॉन दान कर रही है मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है मतलब अपचयन हुआ है। तो समझ में आ गया होगा बेटा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। किस आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के दान करने के आधार पर और ग्रहण करने के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। तो ये परिभाषा हो गई इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऑक्सीकरण की और अपचयन की। समझ में आया बेटा? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करते हैं बेटा धातुओं का निष्कर्षण। अगला टॉपिक अपना क्या आ गया बेटा? धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है बेटा, देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब क्या बेटा? धातुओं का निष्कर्षण मतलब क्या, कोई बता सकता है बेटा?
तो सुनो बेटा, देखो धातु का निष्कर्षण का मतलब होता है कि धातु हम कैसे प्राप्त करेंगे, अयस्कों के माध्यम से। जो अयस्क होते हैं ना बेटा, अयस्कों से हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो ध्यान दो बेटा, कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दो। अयस्क धातु का निष्कर्षण मतलब धातु कैसे प्राप्त करेंगे, अयस्कों से। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मतलब तीनों निष्कर्षण देखेंगे हम। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण भी देखेंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को हम अयस्कों के माध्यम से कैसे प्राप्त करते हैं, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण भी देखेंगे कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क से हम मध्यम अभिक्रियाशील धातु कैसे प्राप्त करते हैं, और कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण भी अब हम देखने वाले हैं। तैयार हो? तो अपना टॉपिक है बेटा धातुओं का निष्कर्षण। हम तीनों धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे, अधिक का भी देखेंगे, मध्यम का भी देखेंगे और कम का भी देखेंगे। जो ज्यादा क्रियाशील है उनका निष्कर्षण भी देखेंगे, जो मध्यम क्रियाशील है उनका भी निष्कर्षण देखेंगे, और जो कम क्रियाशील है उनका भी निष्कर्षण देखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो सबसे पहले हम अधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण देख ले। सब तीन है ना, 1 2 3। तो सबसे पहले अधिक का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? अधिक। कि अधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कैसे प्राप्त की जाती है अयस्कों के माध्यम से, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके तीनों को देखेंगे। ठीक है बेटा? तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए बेटा अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप बोलना बेटा विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति के द्वारा अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। सही है बेटा? yes, समझ में आया? yes, तो आपको कोई पूछे तो बता दोगे ना बेटा अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो आप बता देना विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति के द्वारा अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है बेटा? तो हम सबसे पहले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देख लेते हैं। किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम का एक एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। एल्यूमिनियम एक धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। इसका निष्कर्षण कैसे करते हैं? एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं? अयस्क से। किससे? अयस्क से। टॉपिक का मतलब समझ गए ना? मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम धातु कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किससे? अयस्क से। और इसका अयस्क क्या है बेटा? बॉक्साइट है ना? बॉक्साइट बताया था ना मैंने आपको। बॉक्साइट इसका अयस्क है एल्यूमिनियम का, और इसका अणुसूत्र क्या होता है? Al2O3.NH2O। ये बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है। ठीक है बेटा? ये जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क है। समझ में आया? तो अयस्क से हम कैसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करेंगे वो अब हम देखने वाले हैं। समझ में आया बेटा? पक्का? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है बेटा, सबसे पहले एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम का संकेत मतलब प्रतीक, एल्यूमिनियम को किससे लिखते हैं, किससे दर्शाया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? Al से। किससे लिखा जाता है? Al से। एल्यूमिनियम का रंग कैसा होता है? सफेद। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक मतलब 13, मतलब एल्यूमिनियम आवर्त सारणी में 13 नंबर पे आता है। ये 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? 2 8 3। आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, दूसरी में 8, तो कितने हो गए? 10, बाकी 3 और बच रहे हैं, तो आगे वाली कक्षा में भर दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया? 2 8 3। आपको बताया मैंने कैसे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण निकालते हैं। 13 नंबर पे आता है, तो पहली कक्षा में 2 भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तो 10 हो गया, बाकी 3 बचे हुए आगे वाले में भेज दिया, तो 13 हो गया। 2 8 3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो गया किसका बेटा? एल्यूमिनियम का। तो संकेत Al हो गया, रंग सफेद हो गया, 13 नंबर पे यह आता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 3 होता है। इसकी संयोजकता बाहर वाली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, जो कि 4 से छोटा है तो संयोजकता वही रहेगी। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 3। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ पूछे तो बता सकते हो ना बेटा? पक्का? चलो बेटा, एल्यूमिनियम का हम निष्कर्षण देख रहे हैं। एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं? अयस्क से। ठीक है बेटा? तो ध्यान दो बेटा, एल्यूमिनियम का संकेत उसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइट
Al2O3.NH2O द्वारा किया जाता है। तो बेटा इसने बताया है कि एल्यूमिनियम का हम निष्कर्षण करते हैं ना, मतलब एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं, वो हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का अणुसूत्र क्या होता है? Al2O3.NH2O। ये बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है और इसी से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम बॉक्साइट से ही करते हैं। समझ में आया बेटा? बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ऐसक है। एल्यूमिनियम का ऐसक है। समझ में आया बेटा? पक्का? बॉक्साइट में 30% से 70% इतना Al2O3 और शेष भाग मृदा अशुद्धि का होता है। समझ में आया बेटा? अब ये जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट के अंदर जो होता है बेटा 30% से लेकर 70% इतना क्या होता है? Al2O3 होता है। समझ में आया बेटा? और जो शेष भाग जो बच गया वो मृदा अशुद्धि का होता है। किसका होता है? मृदा अशुद्धि का। समझ में आया बेटा? अब मृदा अशुद्धि देखो बेटा क्या क्या हो सकती है? रेत, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ये मृदा अशुद्धि हो सकती है। मतलब ये मृदा अशुद्धि होती है। समझ में आ गया बेटा? अब जो एल्यूमिनियम है उसका ऐसक बॉक्साइट है। बॉक्साइट का अणुसूत्र Al2O3.NH2O है। ठीक है बेटा? इसके अंदर 30 से लेकर 70% Al2O3 होता है। बाकी मृदा अशुद्धि होती है। मृदा अशुद्धि आपकी रेत है, सिलिका है और आयरन ऑक्साइड है। समझ में आया बेटा? पक्का? आगे चले। हाँ, तो देखो बेटा ध्यान दो। अब ये जो एल्यूमिनियम है ना बेटा, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपानों में किया जा सकता है। मतलब 2 तरीके से। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 2 तरीके से हम एल्यूमिनियम का क्या कर सकते हैं? निष्कर्षण कर सकते हैं। 2 तरीके से हम एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कर सकते हैं ऐसक से। ठीक है? 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा इसके 2 सोपान है। पहला सोपान क्या है बेटा? बॉक्साइट ऐसक का सांद्रीकरण। बॉक्साइट ऐसक का सांद्रीकरण। ये जो बॉक्साइट है ये क्या है? ऐसक है। किसका? एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट ऐसक का हम सांद्रीकरण करेंगे तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाएगा, हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दो बेटा कैसे। एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसक बॉक्साइट है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एल्यूमिनियम का ऐसक क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट में सिलिका मतलब SiO2, फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और टाइटेनियम या टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये अशुद्धियां होती है। बेटा इसने बताया कि जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ऐसक है और इस ऐसक के अंदर बेटा सिलिका होती है जिसे SiO2 इसका अणुसूत्र होता है, और फेरिक ऑक्साइड जिसका अणुसूत्र Fe2O3 होता है, और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये क्या होती है? अशुद्धियां उस बॉक्साइड के अंदर होती हैं। ये अशुद्धियों का नाम है बेटा। ठीक है? इन अशुद्धियों को बेयर या होल की विधि से निक्षालन द्वारा अलग किया जाता है। तो बेटा बॉक्साइड है, बॉक्साइड में ये अशुद्धियां भी आ गई। क्या आ गई? अशुद्धियां। अब हमें इन अशुद्धियों को दूर करना है, अलग करना है। तो इन अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए बेटा यहां पर 2 विधि का उपयोग कर सकते हो। कितनी विधियों का? 2 विधियों का। पहली विधि इसने बताई है बेयर की विधि। किसकी विधि? बेयर की विधि। और दूसरी विधि इसने बताई है हॉल की विधि। ठीक है बेटा? हॉल की विधि और बेयर की विधि, इन दोनों विधियों के माध्यम से आप बॉक्साइट का सांद्रीकरण कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? 2 तरीके से। ठीक है बेटा? और अंत में निस्तापन क्रिया द्वारा। निस्तापन क्या है? एक अभिक्रिया है। इसके बारे में आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि निस्तापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बेयर की विधि या होल की विधि, इन दोनों के द्वारा आप बॉक्साइट ऐसक का सांद्रीकरण कर सकते हो। ठीक है बेटा? और अंत में आपको निस्तापन क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है? इसके द्वारा आप सांद्र एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। तो जो बॉक्साइट है उसका आपको सांद्रीकरण करना है। ठीक है बेटा? तो बॉक्साइट के अंदर ये क्या होती है? अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को हमें अलग करना होता है। इन अशुद्धियों को हम 2 तरीके से अलग कर सकते हैं, बेयर की विधि से और हॉल की विधि से। ठीक है? और अंत में हम निस्तापन अभिक्रिया करवाएंगे और एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे? एल्यूमिनियम प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग सभी का यहां होना चाहिए। ठीक है? अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले देखो बेटा 2 तरीके से हम
ऐसा का सांद्रीकरण कर सकते हैं? एक तो बेयर की विधि, एक हॉल की विधि। सबसे पहले बेयर की विधि की बात करते हैं। किसकी? बेयर की विधि। कि बेयर की विधि के द्वारा, बेयर पद्धति के द्वारा हम कैसे ऐसक का सांद्रीकरण कर सकते हैं, वो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं। तो ध्यान दो बेटा, बेयर की विधि में सर्वप्रथम ऐसक को गोलाकार चक्की में पीसा जाता है। ठीक है, तो बेयर की विधि में क्या होता है? जो ऐसक होता है, ऐसक कौन है? बॉक्साइट। ऐसक कौन है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का ऐसक बॉक्साइट है ना। तो बॉक्साइट को सबसे पहले हम चक्की के अंदर क्या कर लेंगे? पीस लेंगे। उसके बाद उच्च दाब पर 2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। कास्टिक सोडे का अणुसूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने ऐसक को गोलाकार चक्की में पीस लिया। इमेज क्रिएट करते जाओ बेटा दिमाग में। ठीक है, तो ऐसक बॉक्साइड को आपने चक्की के अंदर पीसा और उसके बाद में उच्च दाब पर, ज्यादा दाब पर, अधिक दाब पर 2 से 8 घंटे कास्टिक सोडा NaOH के विलयन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके उसका निक्षालन किया जाता है। तो बेयर की विधि के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड को चक्की में पीसा जाता है और पीसने के बाद में उसको 2 से 8 घंटे तक उच्च दाब पर कास्टिक सोडा जो है उसके साथ में 140 से 150 डिग्री तापमान पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और उसका निक्षालन किया जाता है। निक्षालन आपको मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, ऐसकों का सांद्रीकरण की चौथी पद्धति है। निक्षालन में क्या बताया था बेटा? आपको मैंने बताया था कि विलयन के अंदर ऐसक को डुबाया जाता है, विलयन ऐसक में घुल जाता है। ठीक है बेटा। तो जो अशुद्धियां होती है वो तो विलयन में घुलती नहीं है, वो पेंदी में जमा हो जाती है, लेकिन जो ऐसक, जो शुद्ध ऐसक होता है वो उसमें घुल जाता है विलयन में। उस विधि को हम निक्षालन विधि कहते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसक को क्या किया? बॉक्साइड को गोलाकार चक्की में पीसा। पीसने के बाद में आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपका जो बॉक्साइड है ना, उसके अंदर जो एल्यूमिनियम है वो तो क्या होगा? उस विलयन में घुल जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो पेंदी में बैठ जाएगी। तो हो गया ना निक्षालन, हो गया ना निक्षालन। मतलब निक्षालन, यहाँ पे विलयन कौन सा लिए हो आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा विलयन लिए हो? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइड को घोला है आपने, तो यहां पर हो गया आपका ये निक्षालन। अशुद्धि तो क्या होगी? जमा हो जाएगी नीचे। ठीक है, और वो जो एल्यूमिनियम है वो इसमें घुल जाएगा। तो ध्यान दो बेटा, ये रहा आपका Al2O3.2H2O, ये तो रहा आपका ऐसक। क्या है बेटा? ऐसक मतलब बॉक्साइट है आपका। ये क्या है बेटा? बॉक्साइट। आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिला दिया। यहां पे यही तो लिखा है मैंने कि जो ऐसक है उसको चक्की में पीसकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो दोनों को मैंने मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बॉक्साइड को मिला दिया। मिलाने के बाद में देखो यहां पर बेटा ये बना 2NaAlO2, इसका जलीय विलयन बन गया और पानी अलग से निकल गया। ठीक है बेटा। अब देखो यहां बॉक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन के द्वारा निक्षालन हो गया है। मतलब यहां पे देखो बेटा क्या हो गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बॉक्साइड को मिला दिया, मतलब इसका क्या हो गया? निक्षालन हो गया। क्या हो गया बेटा? निक्षालन। निक्षालन देखो बेटा, आपको चौथी विधि बताई थी मैंने ऐसकों के सांद्रीकरण की, तो ये इसका निक्षालन हो गया, इसमें मिला दिया इसको। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? आगे और देखते हैं। देखो बेटा क्या हुआ है, ध्यान दो। तो आपने बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जिससे इसका निक्षालन हो गया, मतलब ये निक्षालन प्रक्रिया ही है। ठीक है। अब बॉक्साइड में उपस्थित अशुद्धियां आयरन ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील है। अब इसने बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने बॉक्साइड को मिक्स किया, घोल दिया, निक्षालन कर दिया इसका। ठीक है, तो निक्षालन में बेटा क्या होता है? जो अशुद्धि होती है, क्या? अशुद्धि। और यहां पर अशुद्धि क्या है बेटा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील है, मतलब नहीं घुलेगी, तो अशुद्धि थोड़ी ना घुलती है। ठीक है बेटा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने बॉक्साइड को मिक्स किया तो इसकी जो अशुद्धि थी वो इसके अंदर नहीं घुली, और अशुद्धि कौन है बेटा? आयरन ऑक्साइड। ये इसके अंदर नहीं घुली, किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है बेटा।
आगे चलते हैं, उसे छानकर अलग करते हैं। अब ये जो अशुद्धि है जो इसके अंदर नहीं घुली है, इसको छानकर आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया। परंतु मृदा अशुद्धि में उपस्थित सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH के साथ घुलकर सोडियम सिलिकेट बनाती है। समझ में आया बेटा? आपने क्या किया है, NaOH लिया है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, अयस्क डाल दिया। अयस्क कौन है, बॉक्साइट, बॉक्साइट है, ठीक है। बॉक्साइट को आपने इसके अंदर डाल दिया, NaOH के अंदर। किसके अंदर? ये क्या हो गया, अंदर घुल जाएंगे, अभी क्रिया करेंगे, ठीक है बेटा, अभी क्रिया करेंगे। अब इसके अंदर जो अयस्क के अंदर जो अशुद्धि थी वो तो विलयन में नहीं घुलेगी, नहीं घुलेगी ना, तो नहीं घुलेगी तो हम उसे छानकर अलग कर लें, ठीक है। और बाकी इसके अंदर घुलकर क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। बाकी जो इसके अंदर विलयन बचेगा ना, वो सोडियम सिलिकेट बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, सोडियम सिलिकेट। समझ में आया? तो जो पढ़ाता हूं ना बेटा उसको दिमाग के अंदर क्रिएट कर लिया करो, एक इमेज क्रिएट कर लिया करो, ठीक है बेटा। आगे ध्यान दो बेटा, क्या बताया है, जलीय सोडियम एल्यूमिनेट को पानी, यहां पे क्या लिखा है बेटा, पानी, यहां पे लिखा है को, पानी में डालकर, ठीक है, पानी में डालकर, यहां पे है बेटा तनु करते हैं। ध्यान दो बेटा क्या लिखा है यहां पर, स्कैन करते टाइम पे यहां पे कट हो गया। जलीय सोडियम एल्यूमिनेट को पानी में डालकर, अब जो आपके पास जो बना है उसको क्या कर दिया, पानी में डाला और उसको तनु कर लिया। अब पानी उसमें मिक्स कर दोगे तो तनु हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा ना बेटा वो विलयन, ठीक है। और फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं, फिर उसे आप 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेंगे, ठीक है, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब आपके बदेरा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बॉक्साइड को डाला, बॉक्साइड डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल गया, ठीक है, और जो अशुद्धि थी वो नहीं घुली, उसे छानकर अलग कर लिया गया। और जो उसके अंदर जो विलयन बच गया, जलीय सोडियम एल्यूमिनेट, उसको आपने पानी मिक्स किया, उसके अंदर पानी मिक्स किया तो वो तनु हो गया, पतला हो गया, ठीक है। और फिर बाद में उसे 50 डिग्री सेल्सियस तक आपने ठंडा कर लिया, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बन गया आपके पास। अवक्षेप मतलब जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, जो पानी के अंदर नहीं घुलता है उसे कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप किसे कहते हैं बेटा, जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, मतलब अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ, पानी में अघुलनशील पदार्थ, उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो जैसे ही आपने इसको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ठंडा किया तो आपके सामने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो अवक्षेप है, पानी में नहीं घुलता है। समझ में आया बेटा? तो ध्यान दो बेटा, ये जो यहाँ पे बताया है वो मैंने यहां लिख दिया है, ये रहा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, यही है ना। इसके अंदर आपने पानी मिक्स किया तो ये कर दिया इसके अंदर पानी मिक्स, H2O, H2O मतलब पानी होता है ना, पानी या फिर जल, ठीक है। और ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर आपने पानी मिक्स कर दिया तो ये तनु हो गया। क्या हो गया, ये तनु हो गया। अब इसको आपने 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, ठीक है। ठंडा करने के बाद में आपके पास क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। तो ये रहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, अवक्षेप, ये पानी में नहीं घुलता है, इसलिए मैंने इसको नीचे तीर का निशान दिखाया है। ऊपर तीर का निशान दिखाते हैं वो तो होती है गैस, ठीक है, और नीचे तीर का निशान दिखाते हैं वो होता है अवक्षेप। क्या होता है, अवक्षेप, जो पानी में नहीं घुलता है। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। और इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना। तो जो पढ़ा रहा हूं दिमाग में इमेज क्रिएट करते जाओ और समझ में आ जाएगा बेटा। आगे देखो, प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, यही अवक्षेप मिला है। अब आपको ये अवक्षेप आपको जब मिल गया, के अवक्षेप को छानकर धोकर, यहां पर बेटा ये क्या है, छानकर है, क्या है ये, छानकर मतलब छाना जाता है इसको, ठीक है, छानकर धोकर, ठीक है बेटा, सुखाते हैं इसको। और इसके बाद 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर निस्तापन द्वारा, निस्तापन भी क्या है, एक क्रिया है बेटा, क्या है, क्रिया, जिसके बारे में आगे पढ़ाने वाला हूं। क्रिया द्वारा एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है।
तो हो गया ना एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो गया। एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिए लास्ट में, देख लो यहां पर प्राप्त कर लिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपने प्राप्त कर लिया, मतलब आपने क्या किया पूरा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने बेयर की विधि से, मतलब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बेयर की विधि से, एक हॉल की विधि से। हॉल की विधि अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बेयर की विधि देख ली। बेयर की विधि में आपने क्या किया बेटा, आपने जो अयस्क है, कौन अयस्क जो बॉक्साइट है, ठीक है बेटा, बॉक्साइट को आपने क्या किया, एक चक्की में, गोलाकार चक्की में पीसा, फिर बाद में उसको किस में डाल दिया बेटा, NaOH के अंदर, NaOH के अंदर आपने इसको डाल दिया, तो इसका निक्षालन हो गया। निक्षालन मतलब ये इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर घुल गया और जो अशुद्धियां थी वो पेंदी में जमा हो गई, फिर उसको छान कर हमने उस अशुद्धि को अलग कर लिया। फिर इसके अंदर जो विलयन बचा आपके पास, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है बेटा, हाँ जो एल्यूमिनेट जो लवण बचा है ना, जो विलयन इसके अंदर जो बचा है, ठीक है, सोडियम सिलिकेट, जो भी विलयन इसके अंदर बचा है, उस विलयन को फिर आपने क्या किया बेटा, पानी मिलाया। क्या मिलाया, पानी, फिर वो तनु हो गया। क्या हो गया, तनु हो गया। फिर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान तक आपने इसको ठंडा किया। क्या किया, ठंडा किया। और ठंडा करने पर आपको क्या मिला बेटा, ध्यान दो, ठंडा करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप मिला है उसको फिर आपने क्या किया, धोते हो और उसको सुखाते हो। इसके बाद उसे 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसे गर्म करते हो और निस्तापना भी क्रिया करते हो इसके ऊपर, तो आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है। ये हो गया एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बेयर की विधि से। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा होल की विधि से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण दो तरीके से कर सकते हैं, बेयर की विधि से, जो कि हमने देख लिया। अब देखेंगे हॉल की विधि से। कौन सी विधि से, हॉल की विधि से। तो हॉल की विधि से कैसे बेयर एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ध्यान देना बेटा। हॉल की विधि में भी अयस्क का चूर्ण बनाते हैं, अयस्क को पीसा जाता है। हॉल की विधि में भी वही काम है, ठीक है। इसके बाद इस चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट, वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, NaOH लिए थे, यहां पर क्या ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। बेयर की विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिए थे, यहां पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वही होल की विधि में भी वही काम होता है, अयस्क को पीसा जाता है। इसके बाद चूर्ण को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है, जिससे पानी में घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। मतलब आप इसको, जो अयस्क है, जो चूर्ण है अयस्क का, ठीक है, बॉक्साइट अयस्क का जो चूर्ण है ना, जो पीसा है, उसको आपने सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाल दिया। सोडियम कार्बोनेट का जो विलयन है ना, उसके अंदर आपने इसको डाल दिया। फिर उनकी क्या हुई, अभिक्रिया हुई। ठीक है बेटा, अभिक्रिया हुई तो आपके पास क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। क्या बन गया बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि कैसा है, घुलनशील है। कैसा है, घुलनशील। और क्या बोला, और अघुलनशील, जो उसके अंदर नहीं घुला है, अघुलनशील अशुद्धियों को छानकर अलग किया जाता है। मतलब आपने अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाला, उसमें निक्षालन अभिक्रिया हुई, निक्षालन पद्धति हो गई वहां पे। ठीक है, मतलब उसके अंदर घुलनशील सोडियम एल्यूमिनेट बना, और इसके अलावा अशुद्धि भी आई है, जो घुलनशील नहीं होती है उसको छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, छानने पर प्राप्त विलयन को, अब छानने पर आपको विलयन मिलेगा, अशुद्धि तो आपने अलग निकाल दी, अब विलयन तो बचेगा ना आपके पास। उस विलयन को क्या करोगे, गर्म करोगे। क्या करोगे बेटा, गर्म करोगे, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बोले तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करोगे, प्रवाहित करोगे। क्या करोगे बेटा, प्रवाहित। मतलब जो आपके पास विलयन प्राप्त हुआ है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हो, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। वहां पर भी हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ था, यहां पर भी आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्राप्त हुआ है, अवक्षेप, जो कि क्या है, अघुलनशील है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा,
समझ में आ गया ना क्या बताया है? मतलब वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे बेयर की विधि में, हॉल की विधि में सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के अंदर आपने एसक को मिला दिया। एसक को मिलाने पर जो अशुद्धि थी वो तो छान कर अलग कर ली, क्योंकि वो अघुलनशील है। और घुलनशील होने पर आपके पास में क्या मिला था? आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिला था, सोडियम एल्यूमिनेट। अब सोडियम एल्यूमिनेट का विलयन जो मिला है उसके अंदर फिर आपने क्या किया? उसको छान के अलग कर लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित आपने कर दी उस विलयन में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित की तो आपको अवक्षेप मिला। क्या मिला? अवक्षेप, जो कि अघुलनशील होता है। और किसका अवक्षेप मिला आपको? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिला। वो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया है बेटा, ये अभिक्रिया देख लो इस प्रकार से है, ठीक है, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है। देखो बेटा, ये रहा आपका अयस्क। क्या है ये? अयस्क। कौन? बॉक्साइट। बॉक्साइट है ना ये, एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहां पे कौन सा विलयन लिए बेटा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहां पे विलयन ले लिया, इसके अंदर आपने इसको मिला दिया। अब इनकी क्या हो गई? अभिक्रिया हो गई, ठीक है बेटा। आपको क्या मिल गया? सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। क्या मिल गया बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई और ये जलीय विलयन है। क्या है ये? जलीय विलयन है, ठीक है। और यहां पे पानी अलग से निकल गया। समझ में आया बेटा? अब देखो बेटा, अब आपको जो सोडियम एल्यूमिनेट मिला है, सोडियम एल्यूमिनेट जो मिला है वो कैसे मिला है? बॉक्साइड को आपने सोडियम कार्बोनेट में मिक्स किया, आपके पास विलयन मिला, वो विलयन ये मिल गया। अशुद्धियों को आपने अलग कर लिया था, ठीक है। अब सोडियम एल्यूमिनेट जो आपको मिला है, सोडियम एल्यूमिनेट का जो जलीय विलयन मिला है, इसके अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की। क्या की बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित की, तो इनकी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अभिक्रिया होने पे आपको क्या मिला? अवक्षेप मिल गया बेटा। क्या मिल गया? अवक्षेप। ये रहा वो अवक्षेप, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल गया बेटा? एल्यूमिनियम। Al बोले तो एल्यूमिनियम, OH का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आपको मिल गया। यहाँ तीर का निशान नीचे लगाया है, मतलब ये अवक्षेप है जो कि अघुलनशील है। क्या है बेटा? अघुलनशील। आगे आपका सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको, ठीक है। प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यही प्राप्त हुआ है, यही प्राप्त हुआ है ना। तो प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस यही प्राप्त हुआ है के अवक्षेप को छान कर धो कर सुखाते हैं और इसके बाद 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर निस्तापन अभिक्रिया की जाती है। फिर इससे आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिना। क्या मिलेगा? एल्यूमिना, जिसे हम एल्यूमिनियम बोलते हैं। समझ में आया बेटा? पक्का? हाँ, तो देख लो बेटा, आपका ये रहा एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये अवक्षेप मिला। आपने इसको छाना, इसको धोया, इसको सुखाया, ठीक है। अब इसको गर्म किया। क्या किया? गर्म किया 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, तो आपको क्या मिल गया बेटा? एल्यूमिना मिल गया, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया Al2O3, ठीक है, और पानी बाहर निकल गया। समझ में आया बेटा? पक्का? पक्का समझ में आया ना? तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम का क्या हो गया? निष्कर्षण। समझ में आया बेटा? तो 2 सोपानों में करते हैं। पहला सोपान हमने देख लिया, अब देखते हैं दूसरा सोपान। क्या देखेंगे? दूसरा सोपान, एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन। मतलब एल्यूमिना का हम विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा भी एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। बेयर की विधि से और होल की विधि से प्राप्त कर लिया, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देख लिया। एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं? समझ में आया? बेयर की विधि के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अयस्क को मिलाया जाता है, फिर बाद में जो प्रोसेस है वो हमने देख लिया। और होल की विधि में सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मिलाया जाता है अयस्क को, इसके बाद का जो प्रोसेस था हमने देख लिया। अब जो दूसरा सोपान है वो ये है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन। एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन कैसे करते हैं? कैसे एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति के द्वारा। समझ में आया? तो देखो बेटा, विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं देखेंगे। ध्यान दो, सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। इस प्रक्रिया में शुद्ध एल्यूमिना के पिघले हुए मिश्रण का स्टील की टंकी में विद्युत अपघटन किया जाता है। इमेज क्रिएट करते चलना बेटा दिमाग में, ठीक है।
इसमें इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन अपचयन अभिक्रिया है ये, ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एल्यूमिना होता है, कौन, एल्यूमिना, इसका आपके पास क्या होता है, पिघला हुआ मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा, पिघला हुआ मिश्रण। स्टील की टंकी में विद्युत अपघटन किया जाता है। अब वो जो मिश्रण है बेटा, एक टंकी होती है, वो किसकी होती है, स्टील की होती है। किसकी होती है, स्टील की। ये एक स्टील की टंकी है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर ध्यान दो बेटा, मिश्रण भरा जाता है। क्या भरा जाता है, मिश्रण, किसका, एल्यूमिना का। किसका मिश्रण भरा जाता है बेटा, एल्यूमिना का मिश्रण भरा जाता है, ठीक है। एल्यूमिना का मिश्रण इसके अंदर भर दिया। ये स्टील की टंकी है, इसके अंदर विद्युत अपघटन क्रिया की जाती है। इस टंकी के अंदर क्या की जाती है, विद्युत अपघटन क्रिया। आप अपनी बुक में डायग्राम देख सकते हो। कितने पेज नंबर पे है बेटा, 104 पेज नंबर पे ये डायग्राम देख सकते हो। टंकी आपके सामने बनाई हुई है, स्टील की है वो, ठीक है। इसके अंदर एल्यूमिना का मिश्रण भरा हुआ है, इसके अंदर विद्युत अपघटन अभिक्रिया करवाई जा रही है। इस टंकी के आंतरिक भाग में लगी ग्रेफाइट की परत। अब ध्यान दो बेटा, ये जो टंकी है ना, इसके आंतरिक भाग, अंदर की तरफ, आंतरिक भाग बोले तो अंदर की तरफ ग्रेफाइट की परत होती है। किसकी परत होती है, ये परत ग्रेफाइट की है। अंदर की तरफ क्या है बेटा, ग्रेफाइट की परत है, ठीक है बेटा। ये ग्रेफाइट की परत है इसके स्टील की टंकी के अंदर की तरफ। तो ध्यान दो बेटा, इस टंकी के आंतरिक भाग में लगी ग्रेफाइट की परत ऋणागर का तथा कार्बन की छड़ें धनागर का कार्य करती है। अब इसके अंदर बेटा कार्बन की छड़ें भी होती है, 1 2 3 4 ऐसे कार्बन की छड़ें होती हैं, ठीक है बेटा। कार्बन होते हैं ऐसे ऐसे, कार्बन की 1 छड़, 2 छड़, 3 छड़, 4 छड़, और अंदर तो बेटा ग्रेफाइट की परत चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो अंदर की जो परत है ना ग्रेफाइट की, ये किसका काम कर रही है बेटा, ध्यान दो बेटा, ग्रेफाइट की परत धनागर का, किसका काम कर रही है बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी, ऋणागर का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, ऋणागर का, मतलब ऋण सिरे का काम ये करेगी। एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है, ठीक है बेटा। तो ऋण सिरे का काम अंदर की जो ग्रेफाइट की प्लेट है, ये जो लगी हुई है, परत लगी हुई है, वो ग्रेफाइट की परत ऋणागर का काम कर रही है। तथा कार्बन की छड़ें, अब यहाँ पे ये छड़ है 1 2 3 4, ये छड़ है वो किसका काम कर रही है बेटा, धनागर का, धन सिरे का कार्य कर रही है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो पिघले हुए मिश्रण, अब यहाँ के इसके अंदर पिघला हुआ मिश्रण भरा हुआ है एल्यूमिना का। किसका, एल्यूमिना का। एल्यूमिना का पिघला हुआ मिश्रण इसके अंदर भरा हुआ है। इसका द्रवणांक 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जो अंदर एल्यूमिना का मिश्रण भरा है ना, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है वो कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। जो मिश्रण, जो विलयन इसके अंदर भरा गया है एल्यूमिना का, उसका तापमान कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसे कम करने के लिए मिश्रण में क्रोलाइट, इसका तापमान कम करने के लिए, क्योंकि इस मिश्रण का तापमान कितना है, 2000 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर क्या मिलाएंगे, क्रोलाइट। क्या मिलाएंगे बेटा, क्रोलाइट। क्रोलाइट का देखो बेटा क्या होता है, Na3Al_F6, ये इसका अणुसूत्र होता है। और फ्लोरस्पार, और क्या मिलाएंगे, फ्लोरिस्कार, अणुसूत्र क्या है, CaF2 मिलाया जाता। ध्यान दो बेटा, ये स्टील की टंकी है, स्टील की टंकी के अंदर एल्यूमिना का मिश्रण भरा गया है, और अंदर की परत ग्रेफाइट की है जो ऋण सिरे का काम कर रही है, और यहाँ ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं वो धनायन का काम कर रही है। एल्यूमिना का जो मिश्रण इसमें भरा गया है उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमान को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट मिलाया जाएगा और फ्लोरिस्पार मिलाया जाएगा, जिससे इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। पहले 2000 था, अब कितना हो गया, 1000, मतलब तापमान क्या हो गया, कम हो गया। कैसे हुआ, हमने क्रोलाइट मिलाया और फ्लोरिस्पार इसके अंदर मिलाया, ठीक है। अब इस मिश्रण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब क्या कर रहे हैं बेटा, तापमान कम हो गया, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित करने पर कैथोड पर, कैथोड का मतलब क्या होता है बेटा, ऋण सिरा। कैथोड का मतलब क्या होता है, ऋण सिरा। कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु जमा होती है। अब जो कैथोड सिरा है, जो ऋण सिरा है, अब यहाँ पे ऋण सिरा कौन सा है बेटा बताओ,
अंदर की परत चढ़ी हुई है ना, ये ऋण सिरा है, ऋण सिरा है ना। तो जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसके जो ऋण सिरा है, ऋण सिरा बोले तो अंदर की जो परत है ग्रेफाइट की, यही ऋण सिरे का काम कर रही है। इसके ऊपर बेटा क्या जमा हो जाएगा, एल्यूमिनियम धातु जमा हो जाएगी, वो भी पिघली हुई, वो भी पिघली हुई, पिघली हुई एल्यूमिनियम धातु इसके अंदर जमा हो जाएगी, ऐसे जमा हो जाएगी बेटा नीचे, ठीक है। और अंदर यहां पर नीचे की तरफ एक टोंटी लगी हुई ऐसे, इसके अंदर से ये निकलती जाती है, मतलब एल्यूमिनियम को अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। फिर एल्यूमिनियम को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। समझ में आया? ऐसे ही स्टील की टंकी होती है, अंदर की जो परत है वो ग्रेफाइट की लगी हुई होती है, जो ऋण सिरे का काम करती है। इसके अंदर एल्यूमिनियम का मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है। उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। अब इस तापमान को कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया गया, तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की तो इसका जो ऋण सिरा है, बोले तो अंदर की जो परत है वो ऋण सिरे का काम कर रही है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम धातु पिघली हुई अवस्था में जमा हो जाएगी और इसको नीचे से बाहर निकाल लिया जाता है। समझ में आया बेटा? और ये जो छड़े हैं वो ग्रेफाइट की होती है, जो धन सिरे का काम करती है। समझ में आया बेटा? आगे चले। हाँ, अब ध्यान दो बेटा, एल्यूमिनियम धातु जमा होती है, पिघली हुई एल्यूमिनियम विद्युत अपघटन से भारी होने के कारण तली में जमा होती है। अब यहां पे देखो बेटा, वो एल्यूमिनियम जो इसके अंदर है वो क्या होती है, भारी होती है, वजनदार होती है। तो इस विलयन में वो वजनदार होती है, इसलिए वो पेंदी में आ जाती है। कहां आ जाती है? पेंदी में। इसलिए पेंदी में आके वो जमा हो जाती है और पेंदी से इसको अलग कर लिया जाता है। समझ में आया बेटा? पक्का? आगे चले। हाँ, आगे ध्यान दो बेटा। और धनागर, धनागर मतलब एनोड, धनागर मतलब एनोड, धन सिरा एनोड सिरा, ठीक है। और धनागर एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऋणायन सिरे पर तो क्या एल्यूमिनियम जमा हो रही है, उसको अलग निकाल लिया गया, ठीक है बेटा। और जो धन सिरा है ना, धन सिरा वो जो 4 छड़े हैं, जो 4 छड़ हैं, ठीक है, 3 या 4 जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस। इस गैस की क्रिया सी कार्बन से होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। समझ में आया? एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होते समय धनागर का ऑक्सीकरण होता है। अब एल्यूमिनियम, ये जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है इसके अंदर, ठीक है बेटा, इसके अंदर धन सिरे का क्या होता है? ऑक्सीकरण। धन सिरा कौन है इसमें? ग्रेफाइट की छड़, ग्रेफाइट की छड़ जो इसमें 3 छड़े येलो कलर की दी हुई है, आपके बुक में डायग्राम बनाए हुए हैं। उस धन सिरे पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है वहां पे? ऑक्सीकरण। इसलिए समय समय पर उसे बदल दिया जाता है। इन छड़ों को समय समय पर क्या कर दिया जाता है बेटा? बदल दिया जाता है। समझ में आया? अब ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब समझ रहा है ना बेटा, धन सिरा और ऋण सिरा, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड मतलब धन सिरा, कैथोड मतलब ऋण सिरा। समझ में आया? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोडों पर कैसी अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। वो जो टंकी है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, धन सिरा है और ऋण सिरा है। तो धन सिरा जो इलेक्ट्रोड, ये जो ग्रेफाइट की जो छड़ है उनके ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। देखो बेटा, आपकी ये जो बुक है, बुक में पेज नंबर 104 है, यहां पर ये डायग्राम आपको समझाया गया है, ठीक है बेटा। यहां पे देखो बेटा, लिख देता हूं मैं 2, सॉरी बेटा, लिखा हुआ है। चलो ध्यान दो बेटा, धन सिरे पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये है बेटा, 2O- O2, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? दान हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? दान। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया धन सिरे पर होती है और ऋण सिरे के ऊपर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन अपचयन अभिक्रिया होती है। वो इस प्रकार से होती है, ये अपचयन अभिक्रिया है। Al3+3 इलेक्ट्रॉन
एल्यूमिनियम यहाँ पे प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, तो ये ऋण सिरे के ऊपर, ऋण सिरे के ऊपर ही तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है हमें, पेंदी में जमा होती है। तो धन सिरे के ऊपर तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और ऋण सिरे के ऊपर अपचयन अभिक्रिया होती है। समझ में आया? आगे चले, चलो बेटा। क्या बेटा? एल मतलब लिक्विड, एल मतलब लिक्विड। वो जो एल्यूमिनियम आपको ऋण सिरे पे जमा हुए पेंदी में मिल रही है वो लिक्विड के रूप में मिल रही है। कैसे रूप में मिल रही है? लिक्विड के रूप में, द्रव अवस्था में आपको मिल रही है, क्योंकि टेम्परेचर उस मिश्रण का ज्यादा है ना। 2000 डिग्री सेल्सियस था, फिर 1000 डिग्री सेल्सियस किया गया, तो इतना ज्यादा तापमान होने की वजह से वो एल्यूमिनियम पिघल जाती है और पिघलकर पेंदी में जमा हो जाती है। इसलिए यहां पर मैंने एल लिखा है, मतलब वो जो एल्यूमिनियम आपको मिल रही है वो लिक्विड अवस्था में मिल रही है। समझ में आया बेटा? शाबाश बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हो गया बेटा। अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देख लिया। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण भी 2 सोपानों में किया जाता है। एक तो क्या होता है बेटा? बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण। ठीक है, तो बॉक्साइड अयस्क का सांद्रीकरण भी 2 तरीके से किया जाता है, बेयर की विधि से और होल की विधि से। और दूसरा सोपान हमने देख लिया बेटा अपचयन अभिक्रिया, विद्युत अपघटनी अपचयन अभिक्रिया। तो एल्यूमिनियम का कैसे विद्युत अपघटन अपचयन किया जाता है वो हमने देख लिया। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है, जो सक्रियता श्रेणी होती है ना, आपको मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ाई है। ऊपर ही ऊपर अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, बीच में मध्यम क्रियाशील और नीचे कम क्रियाशील। तो जो मध्यम क्रियाशील धातु है जो बीच में होती है उनका निष्कर्षण हम देखेंगे। ठीक है, कैसे वो धातुएं प्राप्त की जाती है। तो ध्यान दो बेटा, अभिक्रियाशील श्रेणी के मध्य भाग में स्थित लोहा होता है जिसको Fe से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Fe से। सीसा होता है जिसे Pb से लिखते हैं, या लेड भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? लेड। ठीक है, लेड भी बोलते हैं, सीसा भी बोलते हैं, जिसे हम Pb से लिखते हैं। तांबा जिसे हम Cu से लिखते हैं, जस्ता जिसे हम Zn से लिखते हैं। यह मध्यम क्रियाशील धातु है। ये क्या है बेटा? मध्यम क्रियाशील धातु है, जो सक्रियता श्रेणी में, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में बीच में मध्य में स्थित होती है ये धातुएं। ठीक है, ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड लवणों के रूप में या कार्बोनेट लवणों के रूप में पाई जाती है। ये प्रकृति के अंदर बेटा ध्यान देना, सल्फाइड लवणों के रूप में और कार्बोनेट लवणों के रूप में, 2 रूपों में पाई जाती है। ध्यान है बेटा? मध्यम अभिक्रियाशील धातु जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाई जाती है, बीच में। उदाहरण के लिए मैंने लोहा बता दिया, सीसा बता दिया, तांबा बता दिया, जस्ता बता दिया। ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। ये प्रकृति के अंदर एक तो सल्फाइड लवणों के रूप में और एक कार्बोनेट लवणों के रूप में, 2 रूपों में पाई जाती है। ध्यान दो बेटा, धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा उनके ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, सरल होता है। बेटा जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो सल्फाइड लवणों के रूप में और कार्बोनेट लवणों के रूप में प्रकृति में पाई जाती है। लेकिन इनकी तुलना में अगर धातु ऑक्साइड से, किससे? धातु ऑक्साइड से। क्या बोला बेटा? ऑक्साइड से। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या होता है? आसान होता है। सल्फाइड लवणों से और कार्बोनेट लवणों की तुलना में ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। समझ में आया बेटा? आगे चले। चलो देखो बेटा, सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म कर उसे ऑक्साइड में रूपांतरित किया जाता है। ध्यान दो बेटा, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सल्फाइड अयस्क है, मैंने आपको बताया कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो प्रकृति में 2 रूपों में पाई जाती है, एक तो सल्फाइड लवण के रूप में और एक कार्बोनेट लवण के रूप में। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, सल्फाइड लवण है उसके रूप में धातु है, उसको उस अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से क्या किया गया? गर्म किया गया। तो वह किस में बदल गया? ऑक्साइड में। ये जो सल्फाइड अयस्क था ना, इसको गर्म किया गया, अब वह किस में बदल गया? ऑक्साइड में। और कैसे गर्म किया गया? हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म किया गया। तो वह किस में बदल गया? ऑक्साइड में। किस में बदल गया? ऑक्साइड। ऑक्साइड में रूपांतरित हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है
ये जो प्रक्रिया है, आपने सल्फाइड अयस्क को हवा की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया तो वह ऑक्साइड में बदल गया, ये जो प्रक्रिया है इसे बर्जन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा? उदाहरण के लिए जिंक आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, जस्ता आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। मैंने बताया ये प्रकृति में दो रूपों में पाया जाता है, सल्फाइड लवणों में और कार्बोनेट लवणों में। तो ये इसका सल्फाइड लवण है, ZnS। क्या लिखा है? ZnS, जिंक सल्फाइड। क्या है ये? जिंक सल्फाइड, सल्फाइड के रूप में पाया गया है ना। अब इसको क्या किया? गर्म किया, ऊष्मा। क्या किया बेटा? गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ऐसे ही मैंने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो यह जिंक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। यही तो यहां पढ़े हैं, सल्फाइड ऐसा होता है, उसको हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो ये रहा आपका जिंक सल्फाइड, इसको हवा की उपस्थिति में मैंने गर्म किया तो ये ऑक्साइड में बदल गया, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में ये बदल गया। तो ये जो अभिक्रिया है इसे हम क्या कहेंगे? बर्जन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? बर्जन अभिक्रिया। अगर आपको एग्जाम में पूछे बर्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बता देना कि सल्फाइड अयस्कों को जब हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो वह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ऑक्साइड में। इसी को हम बर्जन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये आप उदाहरण दे सकते हो, 2ZnS प्लस 3O2, ऊष्मा दी गई, गर्म हुआ तो 2ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? गैस है। ऊपर तीर दिखाया ना, गैस, ये बाहर निकल जाती है। समझ में आया बेटा? चलो आगे चले। चलो अब बात करते हैं कार्बोनेट अयस्क को सीमित हवा में तीव्रता से गर्म करने पर। अब मैंने आपको बताया बेटा कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, एक तो सल्फाइड लवणों के रूप में, एक कार्बोनेट लवणों के रूप में। अब कार्बोनेट की बात करते हैं, सल्फाइड की बात कर ली, अब कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट लवण के रूप में अयस्क है आपके पास, ठीक है। सीमित हवा में, क्या बोला है बेटा? उसमें अधिक हवा आ रहा था, यहां पर सीमित बोला है। सीमित हवा में तीव्रता से गर्म किया। बर्जन अभिक्रिया में तो अधिक हवा में, यहां सीमित हवा में तीव्रता से गर्म किया तो वह किस में बदल गया? ऑक्साइड में। कार्बोनेट किस में बदल गया बेटा? कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निस्तापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? निस्तापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए ये रहा आपका जिंक कार्बोनेट। क्या है बेटा? जिंक कार्बोनेट। तो ये कार्बोनेट लवण है ना, प्रकृति में दो रूप में पाया जाता है। कौन? मध्यम अभिक्रियाशील धातु। सल्फाइड की पहले बात कर ली, एक तो सल्फाइड लवणों में, एक कार्बोनेट लवणों में, ठीक है। तो ये कार्बोनेट लवण है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को फिर बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया गया बेटा, ऊष्मा दी गई, ठीक है बेटा। तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड। क्या बना बेटा? जिंक ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, एरो दिखा दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है बेटा? निस्तापन अभिक्रिया। ये निस्तापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है बेटा। आगे देखो, इसके बाद प्राप्त हुई जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको जिंक ऑक्साइड मिली है, बर्जन अभिक्रिया में भी जिंक ऑक्साइड मिली है, निस्तापन अभिक्रिया में भी जिंक ऑक्साइड मिली है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद प्राप्त हुए जिंक ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके जस्ता प्राप्त किया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, मतलब मध्यम अभिक्रियाशील धातु कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो इसमें देख लिया कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है वो प्रकृति के अंदर दो रूपों में पाई जाती है, एक तो सल्फाइड लवणों में और एक कार्बोनेट लवणों में, ठीक है बेटा। तो सल्फाइड लवणों को जो होते हैं उनको जब सल्फाइड अयस्कों को जब अधिक हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिसे हम बर्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और कार्बोनेट अयस्कों को जब सीमित हवा की मात्रा में गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, उसे निस्तापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों का एग्जांपल देख लिया, तो दोनों में हमें जिंक ऑक्साइड मिला। क्या मिला? जिंक ऑक्साइड। अब हम क्या कर रहे हैं? इस जिंक ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? कार्बन से। जिंक ऑक्साइड की किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? कार्बन से। ये आपको जिंक ऑक्साइड मिला है दोनों अभिक्रियाओं में,
यही मिला है ना? ठीक है बेटा, ये जिंक ऑक्साइड बर्जन में भी मिला और निस्तारण में भी मिला। इसको हमने कार्बन के साथ में अभिक्रिया करवाई, दोनों की अभिक्रिया करवाई, ठीक है, दोनों की अभिक्रिया करवाई तो आपको क्या मिला? जिंक, जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? जस्ता, ठीक है, जिंक या जस्ता। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, ऊपर की तरफ एरो दिखा दिया, ये गैस है। तो हो गई ना आपको मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण हो गया ना, मध्यम अभिक्रियाशील धातु प्राप्त हो गई ना। तो ऐसे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। समझ में आया बेटा? पक्का? तो हम धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो ध्यान दो बेटा, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण क्या है? यहां पे बेटा एक नोट लगाया है बेटा, नोट में ध्यान दो। धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के अलावा, ध्यान दो बेटा, अभी हमने क्या देखा कि आपको जिंक ऑक्साइड मिला था। जिंक ऑक्साइड की क्रिया आपने किससे करवाई? कार्बन से। तो कार्बन वहां पर क्या था? अपचायक था, जो अपचयन का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? अपचयन का। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाई तो आपको जस्ता मिला, तो कार्बन ने वहां अपचायक का काम किया, मतलब अपचयन अभिक्रिया उसने करवाई और आपको जस्ता मिल गया। तो अपचायक के रूप में आप कार्बन की जगह और भी धातुएं ले सकते हैं, कार्बन की जगह और भी धातुएं ले सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या? सोडियम जिसे Na से लिखते हैं, कैल्शियम जिसे Ca से लिख सकते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसे Al से लिख सकते हैं। इन जैसी क्रियाशील धातुओं का भी अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो जिंक ऑक्साइड आपको मिला, उसकी अभिक्रिया आपने कार्बन से करवाई जिससे आपको जस्ता मिला, तो कार्बन आपका वहां अपचायक का काम कर रहा था, मतलब अपचयन अभिक्रिया कर रहा था। अपचयन अभिक्रिया में मतलब कार्बन वहां अपचायक था, ठीक है। इस कार्बन की जगह आप क्रियाशील धातु भी ले सकते हैं, और वो क्रियाशील धातु आप सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बेटा? क्योंकि ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक में से विस्थापित कर देती है, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है, और अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है? कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है और खुद वहां जुड़ जाती है। यही चीज तो आपने अभी देखी है, यही चीज देखी है। कार्बन था, यहां पे जिंक ऑक्साइड था, इसने क्या किया? ऑक्सीजन को हटा दिया। किसको हटा दिया? किसने? कार्बन ने हटा दिया, इसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है। तो सी के साथ में ऑक्सीजन यहां आ गया और जिंक यहां पे अकेला रह गया। मतलब अधिक अभिक्रियाशील ने इसको विस्थापित कर दिया, विस्थापित मतलब हटा दिया इसने, और जिंक यहां पे अकेला बच गया। इसलिए आप कार्बन की जगह अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को भी ले सकते हैं बेटा, सोडियम को ले सकते हैं, कैल्शियम को ले सकते हैं, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या करेंगे? कम क्रियाशील धातुओं से उसके यौगिक को हटा देंगे, विस्थापित कर देंगे, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील है इसलिए, ठीक है बेटा। आगे देखो, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ जलाने पर मैग्नीज प्राप्त होता है। तो यहां पे देख लो बेटा, ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2, ये आपका क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड। देखो बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2। इसको एल्यूमिनियम के साथ में, क्योंकि यहां पे देखो बेटा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ में जलाने पर, तो ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये आपका एल्यूमिनियम का चूर्ण है। क्या है ये? एल्यूमिनियम का चूर्ण, Al से लिखा है मैंने इसको। इसके साथ में इसको मैंने जलाया, इसके साथ में मैंने इसको क्या किया? जलाया। तो मेरे को क्या मिला बेटा? मैग्नीज मिल गया, 3Mn, मैग्नीज मिल गया। क्या मिल गया? मैग्नीज मिल गया। और यहाँ पे 2Al2O3 अलग निकल गया और ऊष्मा अलग निकल गई, ठीक है बेटा। समझ में आया? इस अभिक्रिया में ऊष्मा इतनी अधिक मात्रा में बाहर निकलती है कि धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। देखो ऊष्मा निकल रही है ना इसमें, तो ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है इस अभिक्रिया में कि ये जो आपको धातु मिल रही है ना, Mn, मैग्नीज, ठीक है, ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगी।
लिक्विड अवस्था में मिलेगी, आपको द्रव अवस्था में मिलेगी। समझ में आया बेटा? अब बात कर लेते हैं थर्मिट अभिक्रिया की। किसकी? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर आपके एग्जाम में आ जाए बर्जन अभिक्रिया किसे कहते हैं, निस्तापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दे सकते हो ना जवाब। और थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण पूछे तो भी आपको वही बताना है। ठीक है बेटा, और अलग से आपको परिभाषा पूछे तो भी आपको ये बताना है। तो देखो थर्मिट अभिक्रिया, देखो बेटा, जब आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 की क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं तो लोहा व एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, वह ऊष्मा बाहर निकलती है। इसी अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा? अगर आपके एग्जाम में पूछे थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बता देना आयरन ऑक्साइड, ये रहा आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्यूमिनियम, ये रहा आपका एल्यूमिनियम, तो ये रहा आपका आयरन ऑक्साइड, इसकी क्रिया किससे करवाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। ठीक है, तो आपको क्या मिला बेटा? लोहा। तो देखो ये मिल गया आपको लोहा। ठीक है बेटा, वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रहा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों बनते हैं और ऊष्मा बाहर निकलती है। इसे ही हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। बता दोगे ना? हाँ, तो ये बता देना, ये थर्मिट अभिक्रिया की अभिक्रिया परिभाषा हो गई और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो ध्यान दो। तो अब बात करते हैं कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण देख लिया कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कैसे प्राप्त करते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण देख लिया कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो मध्यम अभिक्रियाशील आपको मैंने बता दिया कि दो रूपों में पाई जाती है, एक तो सल्फाइड लवणों के रूप में और एक कार्बोनेट लवणों के रूप में। ठीक है बेटा, और उसका पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखो बेटा, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातुएं सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। सक्रियता श्रेणी है, आपको मैंने पढ़ाई थी इससे लास्ट लेक्चर में, अभिक्रियाशीलता श्रेणी पढ़ाई थी। ऊपर ही ऊपर क्या होते हैं? अधिक अभिक्रियाशील, बीच में मध्यम अभिक्रियाशील और नीचे ही नीचे कम क्रियाशील। तो बेटा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निचले सिरे पर नीचे ही नीचे क्या होते हैं? कम क्रियाशील धातु होती हैं। यह प्रकृति में कैसे पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए एयू मतलब सोना, एजी मतलब चांदी, प्लेटिनम बोले तो पीटी, व तांबा बोले तो सीयू। इन धातुओं का भंडार पहले ही समाप्त हो चुका है। मतलब ये धातुएं कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, और इनका भंडार पहले ही समाप्त हो गया है, अब ज्यादा मात्रा में नहीं है ये। ठीक है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा ज्यादा मात्रा में नहीं है, इनका भंडार पहले ही समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अब तांबा, अब जो तांबा आपको मिल रहा है प्रकृति के अंदर, अब तांबा बोले तो Cu, यह है मुख्यतः Cu2S। क्या बोला बेटा मैंने? Cu2S बोले तो क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो बेटा कम क्रियाशील धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा। अब आपको प्रकृति में जो तांबा मिल रहा है वो तांबा आपको मुख्यतः Cu2S के रूप में मिल रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में आपको मिल रहा है। मतलब प्रकृति में अब क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में तांबा पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, ध्यान दो बेटा। इस अयस्क Cu2S को केवल हवा में गर्म करने पर तांबा प्राप्त होता है। अब ये जो तांबा प्रकृति में मिल रहा है Cu2S के रूप में मिल रहा है, इसको हवा में गर्म किया जाता है। हवा में गर्म करेंगे तो हमें तांबा मिलेगा, Cu मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? तांबा मिलेगा, Cu। समझ में आया बेटा? अब यहां पे ध्यान दो, Cu2S, क्या बोला बेटा मैंने? Cu2S, ये आपका क्यूप्रस सल्फाइड है। क्या है बेटा? क्यूप्रस सल्फाइड।
इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, अभी मैंने आपको बताया कि तांबा प्रकृति के अंदर Cu2S के रूप में पाया जाता है। इसको आप सीधा गर्म करोगे, क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड। और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब क्यूप्रस ऑक्साइड जो आपको मिला है, इसकी क्रिया फिर से करवा रहा हूं, किससे, क्यूप्रस सल्फाइड से, क्यूप्रस सल्फाइड से। और मैंने इसको ऊष्मा दी, मतलब इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म किया तो क्या मिल गया मेरे को, तांबा मिल गया। क्या मिल गया बेटा, तांबा। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। समझ में आया बेटा? ठीक है, शाबाश बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आपको एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से आप जवाब देना। क्या बोला है बेटा, सीना बार। क्या बोला है, सीना बार। सीना बार बेटा ऐसक है। क्या है बेटा, ये ऐसक। किसका है, पारे का। किसका, पारे का। पारे का ऐसक कौन है बेटा, सीना बार। समझ में आया बेटा? तो पारे को किससे लिखते हैं, Hg से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Hg। तो Hg से लिखते हैं। तो पारे का ऐसक है सीना बार। इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब सीना बार से आप पारा कैसे प्राप्त करोगे, सीना बार से पारा कैसे प्राप्त करोगे। देखो बेटा ध्यान दो, सीना बार, सीना बार इसको हम किससे लिखते हैं, HgS से। इसका अनुसूत्र क्या होता है, HgS। पारे का एक ऐसक है, सही है बेटा? ये जो सीना बार है वो ऐसक है, किसका, पारे का। हवा में सीना बार ऐसक को गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है जब सीना बार को गर्म किया जाता है। तो किस में बदल जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। इसके बाद इसे और गर्म करने पर यह मर्क्यूरी में बदल जाता है। इसके बाद इसको और गर्म करेंगे तो क्या बने, किस में बदल जाएगा, मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी को ही हम पारा बोलते हैं, मर्क्यूरी को ही हम पारा बोलते हैं। सही है बेटा? तो ये मर्क्यूरी में बदल जाता है। अब ध्यान दो बेटा, ये रहा आपका सीना बार, ठीक है, सीना बार जो कि ऐसक है। क्या है, ऐसक। किसका, पारे का, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का, पारे का ऐसक है। इसको आपने O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, गर्म किया, ऊष्मा दी, गर्म किया आपने, ठीक है। तो क्या बना बेटा इससे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। बताया है ना यहाँ पे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब ध्यान दो बेटा, फिर इसके बाद में और क्या किया इसको, इसके बाद और गर्म करने पर और गर्म किया, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको आपने और गर्म किया, और गर्म किया तो बेटा क्या बन गया, पारा बन गया, Hg बन गया, जिसे पारा भी बोलते हैं, मर्क्यूरी भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। समझ में आया बेटा? अब लास्ट ध्यान दे लो बेटा, ये हो गया आपका क्या, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। तो ये भी बेटा कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण ही है, और ये जो ऊपर बताया है मैंने, ये भी कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है। समझ में आया? ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब मैंने नोट लगा के कुछ लिख दिया है यहाँ पे, ध्यान दो। नोट लगा के आपका, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए एक जगह लिख दिया है, और क्या लिखा है ध्यान दो बेटा, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे धातुओं का नाम लिखा है, और यहाँ पे मैंने ऐसक लिख दिया है। एल्यूमिनियम जो धातु है उसको Al से लिखते हैं, इसका ऐसक बॉक्साइड होता है, और बॉक्साइड का अनुसूत्र क्या होता है, Al2O3.NH2O, ठीक है बेटा। जो जस्ता है, जिसे हम जिंक भी कहते हैं, जिसे Zn से लिखा जाता है, इसका जो ऐसक है वो जिंक ब्लेंड है। क्या है, जिंक ब्लेंड, जिसका अनुसूत्र क्या होता है, Zns। क्या होता है बेटा, Zns। अब बात करते हैं तांबा की। किसकी, तांबा की। तांबा को किससे लिखा जाता है, मतलब तांबा को कॉपर भी बोलते हैं। सॉरी बेटा, तुम मस्ती कर रहे हो इसलिए तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ऊपर गया, मेरा ध्यान, ठीक है, तो मस्ती मत करो। तांबा, तांबा को और क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर। कॉपर को किससे लिखा जाता है, Cu से, और इसका ऐसक का नाम क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या नाम है, क्यूप्रस सल्फाइड को Cu2S से लिखते हैं, Cu2S से लिखते हैं। चौथा है बेटा पारा। क्या है, पारा। इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं बेटा, मर्क्यूरी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना।
मर्क्यूरी पारा बोले तो एक ही बात है, जिसे Hg से लिखा जाता है। इसका आयस्क का क्या नाम है? सिनाबार, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? HgS। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं लोहे की। किसकी? लोहे की। लोह को और क्या बोलते हैं? आयरन। इसका प्रतीक क्या होता है? Fe, मतलब Fe से इसको लिखा जाता है। ठीक है। और इसका जो आयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। क्या नाम है आयस्क का नाम? हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो अणुसूत्र है वो क्या है बेटा? Fe2O3। सही है बेटा। अब बात करते हैं टिन की। ठीक है। टिन को Sn से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? Sn से। इसका आयस्क का नाम क्या है बेटा? कैसिट्राइट। क्या नाम है? कैसिट्राइट। और कैसिट्राइट का अणुसूत्र क्या होता है? SnO2। इसके अलावा आप और भी लिख के लाओगे बेटा। ठीक है। और मुझे कल दिखाओगे, है ना। अब इसके बाद में देखो बेटा, धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण। धातुओं का शुद्धिकरण देखो बेटा, धातुओं का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, क्या है इसमें? उपयुक्त विविध अपचयन पद्धति से। अभी अभी हमने बहुत सारी पद्धतियां देखी। धातुओं का हम निष्कर्षण कर रहे थे, उनका शुद्धिकरण कर रहे थे, अयस्कों का सांद्रीकरण कर रहे थे, शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे थे। ठीक है बेटा। तो उपयुक्त विविध अपचयन पद्धति से, उपयुक्त मतलब ऊपर हमने जो भी पढ़ी है अभी, ठीक है, उन सब पद्धतियों से प्राप्त धातुएं बहुत शुद्ध नहीं होती, उनमें अशुद्धियां होती हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ये अशुद्धियां अलग करनी पड़ती हैं। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, ध्यान दो बेटा, विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो बेटा अशुद्ध धातुओं से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? शाबाश बेटा। और इसके आगे का जो टॉपिक एक बच रहा है क्षरण, जिसे संक्षारण भी कहते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बेटा।